हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। बिजनेस लॉज हम कर रहे थे। बिजनेस लॉज में हमने काफी सारे एक्ट्स कर लिए हैं, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी किया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी किया। तो अब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। कंपनी एक्ट जो है, इसके बारे में आपको मालूम तो होगा सबको कि कंपनीज एक्ट जो है वो पहले तो देखो 1956 वाला चलता होता था। इनिशियली जो सबसे पहले जो एक्ट आया था इसमें वो 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन 2013 में बहुत सारी मेजर इसमें जो है अमेंडमेंट्स हो गई। तो मेनली आप ये कह लो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा एक्ट ही नया कर दिया। तो इसलिए अब ये कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 के नाम से जो है जाना जाता है। पहले होता था ना कंपनीज एक्ट 1956, अब है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अब इसमें देखो कंपनीज एक्ट है तो ऑब्वियसली कंपनीज बनेंगी कैसे, डिसॉल्व कैसे होंगी, उनका जो है फीचर्स क्या होंगे, रेजोल्यूशंस कौन से किस तरह से पास हो सकते हैं, इससे रिलेटेड हर तरह का जो भी लॉ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इसी के अंदर डिफाइंड है और हर कंपनी को यही फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखो, वैसे तो मेजरली अब यही वाला एक्ट लगता है, लेकिन अभी भी इस एक्ट की कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी भी स्टिल इन फोर्स हैं, आप कह सकते हो, पुराने वाले की। और जो ये नया एक्ट आया था 2013 में, इसमें एक खास बात थी कि सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है क्या कर दिया था, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, टू मेक सीएसआर स्पेंडिंग। सीएसआर के अंडर हर बड़े कॉर्पोरेट को स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक मैंडेटरी लॉ बना दिया था। तो कब किया ये कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कर दिया गया था कि सीएसआर के अंडर कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर स्पेंडिंग्स करनी पड़ेंगी, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फंड्स खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल्स के लिए हो, चाहे वो लैपटॉप्स के लिए हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, ये सब करना पड़ेगा। तो इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। ठीक है, कौन से एक्ट में? 2013 में। फिर इसी के अंदर वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट भी, द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, ये भी इसी के अंडर आया। और फिर जो कंपनीज एक्ट है इसमें पेनल्टीज जो है, पेनल्टीज जो है वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले उनको जो है पेनल्टीज लगाई अगर कंपनीज फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है कंपनीज एक्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट को मॉनिटर करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 को। तो इस एक्ट में पीनल प्रोविजंस भी हैं, पेनल्टीज लगती हैं कंपनीज को, और ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में लगती हैं। पहले थोड़ी सी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, इन कंपैरिजन करेंगे आप तो। और फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर कंपनी कोई प्रोवाइड करती है तो उससे रिलेटेड भी काफी स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट इसमें डाली गई। अब हमारा देखो, ये एमसीक्यूज तो आप लॉ के भी ज्वाइन, अकाउंट्स के, मैथ्स के, सारे आप ये सेशंस तो ज्वाइन करते ही हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स ले लेते हैं हमारा, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे से हो जाएगी और आपके चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन योर एग्जाम विल इंक्रीज। ठीक है, और इस कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर्स भी होंगे, उन नंबर्स पे आप इंक्वायर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर नंबर आप नोट करना चाहें तो 78377365, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके जो है कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स आप ले सकते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कंपनी? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस, group of persons contribute money or money is worth, the proportion of capital to which each member is entitled
इज हिज शेयर ऑल द अबव। इनमें से सारी बातें ठीक हैं, इनमें से कुछ बातें ठीक हैं। देखो या तो सारी होंगी या एक होगी, कुछ वाला तो हिसाब है नहीं, ए और बी वाला तो ऑप्शन है नहीं इसमें। तो या तो सारी ही ठीक होंगी या थोड़ी सी होंगी। तो आपको ये बताना है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कि कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। इनमें से सारी बातें ठीक हैं या इनमें से एक बात ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको समझना है कंपनी का, अगर हम एग्जैक्ट नॉर्मली जो कंपनी होती है, कंपनी वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस। यस, जो ग्रुप ऑफ पर्संस है वो मनी या मनी की वर्थ में कुछ आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस प्रोपोर्शन में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उनका हिस्सा होता है, शेयर होता है। तो ये सारी की सारी बातें ही कंपनी से रिलेटेड हैं और सारी की सारी ही सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। अ कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और वो ग्रुप ऑफ पर्संस जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनी वर्थ, और जो वो पैसा डालते हैं जिस प्रोपोर्शन में, वही उनका शेयर होता है उस कंपनी में, उस कंपनी में उनका हिस्सा होता है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब इनमें से द वर्ड कंपनी हैज strict or a technical legal meaning। पहला वर्ड कंपनी हैज अ स्ट्रिक्ट और अ टेक्निकल, स्ट्रिक्ट है और टेक्निकल और अ लीगल मीनिंग, ये जो वर्ड कंपनी होता है। पहली स्टेटमेंट, द कंपनी इन द नॉर्मल सेंस मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये दूसरा पॉइंट, a company means a company incorporated under this act or under any previous company law। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे बी एंड डी नहीं, बी एंड सी होना चाहिए, डी तो है नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। कंपनी, द वर्ड कंपनी हैज स्ट्रिक्ट और टेक्निकल और लीगल मीनिंग। A company is in normal sense means an association of persons united for a common objective। A company means a company incorporated under this act or under any previous। under this act में आप कंपनीज एक्ट 2013 ले सकते हैं, और प्रीवियस एक्ट मतलब 1956। तो अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कंपनी के रिगार्डिंग ट्रू है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखो पहला वर्ड, पहला जो है आपको ध्यान रखना, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। वो स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो कि वहां पे होना चाहिए, ये कंपनी वर्ड जो है इसका कोई स्ट्रिक्ट लीगल मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग नहीं है। इस कंपनी का नॉर्मल सेंस में यही मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। और बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं। एक तो हमने अभी भी की, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो मनी या मनी वर्थ कंट्रीब्यूट करते हैं। और सेक्शन 220 जो एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 में है, वो कहता है कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब ये वाला एक्ट 2013 वाला, या फिर एनी प्रीवियस एक्ट। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू है रिगार्डिंग द वर्ड कंपनी या कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर characteristics of a company? It may be an incorporated association, separate legal entity, unlimited liability of members, या सारे के सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंपनी एक्ट रिवाइज किया हुआ है तो इसका आंसर तो जो है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी मालूम तो मालूम पड़ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स
इट मे बी एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, या सारी की सारी ट्रू है? देखो अब मे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिस इज रॉन्ग। मे भी नहीं हो सकती, कंपनी एग्जिस्टेंस में ही तभी आती है जब वो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर करेगी किसी लॉ में, चाहे 2013 वाले में या उससे पहले वाले में रजिस्टर्ड होगी, तो किसी भी लॉ में होगी तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई, मतलब ये गलत हो गई, तो ये तो करेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ है, ये तो है ही है। कंपनी की तो अपनी ओन एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी अपनी जो स्टैंपिंग होती है वो कंपनी की अपनी नाम पे होती है। जब हम कंपनी से डील करते हैं तो वी आर नॉट डीलिंग विद द ओनर्स, ठीक है, वी आर डीलिंग ऑन द नेम ऑफ द कंपनी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी है, डेफिनेटली है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये नहीं है। जो देखो समझना है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही है, ठीक है, ध्यान से जो स्टेटमेंट नहीं समझे तो ये देखो ट्रू तो हो गया, आपका आंसर तो हो गया इसमें बी। अब ये समझना आपने, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एक उसका फीचर है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसीलिए तो कंपनी बनाते हैं, अभी जितना हमने शेयर दिया उतनी हमारी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है। कंपनी की लाइबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड, कंपनी को तो अपनी सारी डेट्स जो भी उसका उधार है, लोन्स हैं, वो प्रॉपर प्रोसेस से पूरे करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको, उनके थ्रू उनको अंडरगो, दे हैव टू अंडरगो दैट प्रोसेस, है ना, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है या सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर तरह के, या कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है उसके थ्रू उसको जाना पड़ेगा। लेकिन जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही रहती है। देखो यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है? वो कंपनी की है, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, इसीलिए कंपनी फॉर्म करते हैं लोग कि उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? लिमिटेड, पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन? अगर आप इनकॉर्पोरेट होते हो तो इसका नुकसान क्या है, ठीक है। पहला, इनकॉर्पोरेशन मींस incorporation of a company is coupled with many complex formalities required considering considerable time, effort and money. The members of the company do not have any effective control over its working. जो मेंबर है उनका कंट्रोल नहीं है उसकी वर्किंग के ऊपर. Company's office becomes a public office and documents are kept in, and the documents so kept are public documents. तो क्या है इसमें? तीन बातें कह रहा है, अब आपको देखना है तीन बातों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है, मतलब डिसएडवांटेज बताना है, कंपनी बनाने का डिसएडवांटेज है क्या ये आपको बताना है। देखो पहले वाला तो है, कंपनी के साथ इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, अगर आपको कुछ भी करना है टिप एंड चेंजेस यू हैव टू इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन तो कर लो, इनकॉर्पोरेशन करने से पहले भी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, फिर टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, मनी भी लगेगी, इनकॉर्पोरेशन पे भी, करने पे भी और उसके बाद भी लगती है, पहले तो नहीं है। फिर ये तो बात सही है, मतलब ये एक डिसएडवांटेज है। फिर कहता है मेंबर ऑफ अ कंपनी डू नॉट हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। तो इफेक्टिव कंट्रोल इनका थोड़ा ना होता है मेंबर का, वो तो किसका होगा? वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा या मैनेजमेंट का होगा। मेंबर्स का कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें मेंबर्स का लिमिटेड ही कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत, उनको ज्यादा नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है वर्किंग वगैरह? जो मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। फिर ये भी ठीक है, अब दो ठीक है तो ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन होना चाहिए, पहली बात। तीसरा, कंपनीज ऑफिस इज अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज इनको इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इतने डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, ठीक है, कंपनी को। देखो many corporate disclosures are required to be made and many documents required are to be kept at registrar's office. अब रजिस्ट्रार का ऑफिस तो पब्लिक ऑफिस है, तो भैया सारे डॉक्यूमेंट्स तो उस पर रखने पड़ रहे हैं आपको, तो वो एक किस्म से पब्लिक का ही हो गया ना, डॉक्यूमेंट पब्लिक में ही चले गए, जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से ले सकता है रजिस्ट्रार, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है, तो इसीलिए ये तीनों ही क्या है? डिसएडवांटेज है अगर आप इनकॉर्पोरेशन करते हो।
These three are disadvantages of incorporation. फिर which of the following is or are disadvantages of advantages, not disadvantages, this time it is advantages of incorporation. इसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज है, होते हैं, हर चीज के होते हैं. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लाइक कि हाँ भाई परफेक्ट, कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. तो फिर ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के नुकसान है, ऑब्वियसली फायदे भी होंगे, तभी तो इतनी कंपनीज बनाते हैं लोग. तो उसी में से एक आपको बताना है इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं है. अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एंजॉय सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी. क्या ये एडवांटेज है? ऑन बीइंग इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंजॉयज परपेचुअल एग्जिस्टेंस और फाइनाइट मेंबरशिप. इन तीनों में से कौन से जो हैं आपको बताना है. और लास्ट में ऑप्शन है कि ए और बी, ये दोनों आपके आंसर हैं. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है, कौन सा जो है वो एडवांटेज है इनकॉर्पोरेट होने का. देखो पहले वाला तो है लीगल एंटिटी, तो हमने पर्सनैलिटी तो हमने कर लिया, अभी अभी फीचर्स में किया. फिर इनकॉर्पोरेशन का परपेचुअल सक्सेशन, मतलब आगे आगे चलती रहेगी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. एक बार बन गई कंपनी तो आगे आगे फर्दर चलती रहेगी, बार बार उसको कोई हमें कुछ नहीं करना है, जब तक कि वो वाइंड अप नहीं हो जाती या कोई आप उसको डिसॉल्व नहीं करते, उससे पहले चलती रहेगी वो कंपनी. ठीक है. अब नेक्स्ट, फाइनाइट मेंबरशिप. अब आपको समझना है पब्लिक कंपनी जो होती है, टाइप ऑफ कंपनीज में एक कंपनी है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबरशिप हो सकती है, इनफाइनाइट मेंबरशिप होती है पब्लिक कंपनी में. तो इस वजह से ये अकेला जो है, ये जो है एडवांटेज नहीं है. एडवांटेज जो एक्चुअल में है वो है इनफाइनाइट मेंबरशिप, जो कि पब्लिक कंपनी एंजॉय कर सकती है. तो यानी कि ए और बी बोथ राइट. तो डी ऑप्शन जो है आपका वो इसमें सही है. डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर इन दिस केस. अब चलें आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? कंपनी इज नॉट अ लीगल पर्सन, दो आर्टिफिशियल इन द आइज ऑफ लॉ. पहला, it cannot hold property and can sue and be sued in its own name. A. But unlike a natural person, it cannot acquire citizenship. Company do not have a nationality, domicile and residence. इनमें से कौन सी चीज ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान से पढ़नी है. तो कंपनी इज नॉट अ लीगल पर्सन, दो आर्टिफिशियल इन द आइज ऑफ लॉ. ये स्टेटमेंट बताओ भी पहले. कंपनी तो लीगल पर्सन होती है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी. हमें ट्रू वाली बताना ना आंसर में, तो ये तो फॉल्स हो गई. वो तो लीगल पर्सन होती है, आर्टिफिशियली सही बट लीगल होती है. फिर कहता है इट कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी गलत है. इट कैन, आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए होता है कि इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो फॉल्स हो गई, जो दी हुई है. फिर कंपनी फिर आया बट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन इट कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप. कंपनी डू नॉट हैव अ नेशनलिटी, डोमिसाइल और रेजिडेंस. अब इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा आंसर है. बता सकता है कोई? अब आपको समझना है कंपनी सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकती, क्योंकि जो लॉ कहता है कि सिटीजनशिप नेचुरल पर्सन को ही दी जाती है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है. तो नेचुरल पर्सन एक्वायर कर सकता है, तो स्टेटमेंट तो हो गई ये वाली ट्रू कि वो सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकती, कि लॉ ये अलाउ ही नहीं करता. अब ये चीज चाहे वो नेचुरल पर्सन नहीं है ना, लीगल पर्सन है, चाहे वो सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता, हमने किया ना इट कैन नॉट एक्वायर, ये ट्रू है. लीगल पर्सन है, सही है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, सही है, बट सिटीजनशिप नहीं ले सकता. बाकी कंपनी डू नॉट हैव, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. कंपनी जो है वो चाहे सिटीजन नहीं है पर उसकी नेशनैलिटी होती है, डोमिसाइल भी होता है और रेजिडेंस भी होती है. जो एड्रेस होता है उसका कंपनी का वो रेजिडेंस ही है. तो ध्यान से एक बार हम कर लेते हैं स्टेटमेंट ताकि कंफ्यूजन ना हो. लीगल है कंपनी, आर्टिफिशियल है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, सिटीजनशिप नहीं है, कैन नॉट बी अ सिटीजन, बट फिर भी नेशनलिटी भी है, डोमिसाइल भी है, रेजिडेंस भी है. सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिटीजनशिप एक्वायर, कैन नॉट एक्वायर, बिकॉज वो लॉ ही अलाउ नहीं करता.
लॉ कहता है सिटीजनशिप किसको मिल सकती है, जो नेचुरल पर्सन है उसी को मिल सकती है। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर आ जाए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस अकॉर्डिंग टू विच कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट, ग्रुप अकाउंट्स, इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनीज, ऑल द अबव। इनमें से कौन से हैं जिस केस में कॉर्पोरेट वेल जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं और उसका रीजन जो है वो जुडिशियल है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसकी, ये बताना है आपको। तो अब आपको पता नहीं चाहिए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है और एक स्टैट्यूटरी होती है। स्टैट्यूटरी होती है जो ऑलरेडी लॉ में है। जुडिशियल मतलब होता है अगर जज चाहे, केस चल रहा है तो वो उसमें इंक्वायरी कर सकता है, ये मतलब होता है। ठीक है, जुडिशियल और स्टैट्यूटरी में डिफरेंस होता है, दो तरह की इंटरप्रिटेशन होती है। तो इसमें अभी आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग आपको पूछा, इनमें से कौन सी जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट, सब्सिडरी कंपनी बना दी एजेंट की तरह काम करने के लिए। ग्रुप अकाउंट्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनीज करनी हो तब, या सारी की सारी। तो इनमें से ये जो है देखो दोनों, ये तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। ठीक है, ये जो है ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जुडिशरी को लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है तो कर लो, ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू एन एक्ट टू एक्ट एज एन एजेंट, क्या है ये, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जुडिशरी को जरूरी लगेगा तो वो कॉर्पोरेट वेल होती क्या है, ब्लीक सा पर्दा है। देखो एक्चुअल में हम ऐसे देखें तो कंपनी जो चला तो इंसान ही रहे हैं ना, वो खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, बट डिसीजन तो वो नहीं ले रही है। तो कई बार क्या होता है, कई बार जरूरी हो जाता है इन सर्टेन केसेस की वो वेल उठा के देखा जाए कि उनके पीछे वाले बंदे कौन है, एक्चुअल में डिसीजन किसने लिया है। कई बार ये जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए दो प्रोविजंस रखी गई हैं, एक तो स्टैट्यूटरी, एक जुडिशियल। तो यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात हुई, तो अगर कंपनी किस लिए बनाई थी, टू एक्ट एज एन एजेंट बनाई थी, सब्सिडरी कंपनी बना दी थी, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बना दी, एक्ट एज एन एजेंट। तो ये जुडिशरी को लगेगा तो वो देख सकती है कंपनी के नाम पे नहीं, भाई पीछे वाले बंदे कौन से हैं, कौन एक्चुअली इस डिसीजन के पीछे था, इन दैट केस। अदरवाइज नॉर्मली आप डील कर रहे हैं और कंपनी राइट है अपनी प्लेस पे, तब उसके पीछे की कॉर्पोरेट वॉल जो है, वेल जो है वो लिफ्ट नहीं की जाती। इट इज अ ब्लीक पर्दा बोलते हैं, वेल मींस पर्दा। ओनर पीछे है, डिसीजन तो वही ले रहे हैं, लेकिन सामने कंपनी है, कंपनी के नाम पे सारी डीलिंग होती है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होती है। तो इन सर्टेन केसेस वो वेल लिफ्ट करनी पड़ जाती है, जिसके दो हैं, जुडिशियल और स्टैट्यूटरी, जिसमें से मैंने बता दिया ये वाले आपके स्टैट्यूटरी है इस केस में, और ये वाला जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जब जुडिशरी को लगेगा तो वो कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, आप कहता है स्ट्रेटेजरी प्रोविजंस कौन सी है। आप तो मैंने थोड़ा आपको हिंट भी दे दिया। तो पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंपनी नॉट मेंशन्ड ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इनमें से कौन सी जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाए, उससे रिलेटेड। तो आपको ये बताना है कि कौन सी है। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन होती है जो लॉ में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो कंपनी इज नॉट मेंशन्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। इन दैट केस कॉर्पोरेट वॉल लिफ्ट करके देखा जा सकता है कि किसने डिसीजन लिया था, या किसने साइन करना था, या कौन साइनिंग अथॉरिटी थी, कंपनी के नाम पे बिहाफ पे कौन डील कर रहा था। लेकिन ये पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी कि भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, ऐसे तो कंपनी को आगे कर देंगे आप, पर कर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके पीछे के बंदे ही कर रहे हैं ना, तो कर देगा। कोई अवॉइडेंस किया, कोई वेलफेयर लेजिस्लेशन थी उसको अवॉइड कर दिया, तो कंपनी बेचारी खुद तो करेगी नहीं, मतलब कंपनी के नाम पे बच नहीं सकते ना आप। करता कौन रहा है, बिहाइंड उसके पर्दे के पीछे के लोग ही कर रहे हैं। तो इन दैट केस ये भी जुडिशरी की मर्जी है। और कभी प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू किया हो जानबूझ के उन्होंने, तो इन दैट केस भी, इन सभी केसेस में जो है वो सारे के सारे क्या है, आपके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। सिर्फ ये स्टैट्यूटरी ऑलरेडी लॉ में जो बताया हुआ है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है।
और पिछले में भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थी ना, ये वाली ग्रुप अकाउंट्स वाली और इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनीज। तो इन ये सारी ऑलरेडी क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। और जहां पे कोर्ट को जरूरी लगता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है और फिर इन दैट टाइम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आज का वो है, कंपनी प्रेफर्स टू रेज मोर डेब्ट कैपिटल देन इक्विटी, रीजन टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी, टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। A company prefers to raise more debt than more debt capital than rather than the equity, to maximize liquidity, to maximize its profit, to minimize tax expenses, to minimize interest। ये आपको बताना है इसका आंसर क्वेश्चन का। देखो इजी है, क्या है इसका आंसर? देखो कंपनी जो है डेट कैपिटल रेज करती है ना, तो डेट कैपिटल मतलब डेट मींस उधार है, जो लिया है फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा वापस कर दो, ये डेट होता है। इक्विटी में तो भैया हिस्सा देना पड़ता है, शेयर देना पड़ेगा, हिस्सा बेच दिया आपका आपने अपना। तो इसलिए कहते हैं कंपनी जो है वो चाहती है कि क्या करना पड़े, डेट कैपिटल ज्यादा रखें, इक्विटी जो है वो इक्विटी कैपिटल ना इकट्ठा करें, मतलब शेयर कैपिटल ना इकट्ठा करें, अपना शेयर ना बेचना पड़े। वैसे कोशिश करती है कंपनी, क्यों करनी चाहती है? एक तो देखो खर्चा, डेट का खर्चा कम होता है, इक्विटी का खर्चा ज्यादा होता है, एक तो वो पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ओनरशिप से रिलेटेड होता है कि ओनरशिप डिल्यूट हो जाती है। पर यहाँ पे ये पॉइंट तो है नहीं होता कि मैक्सिमाइज लिक्विडिटी, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, इंटरेस्ट, मिनिमाइज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब मिनिमाइज तो हो नहीं सकते, डेट कैपिटल अगर आप अरेंज करोगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो आपको समझना है मिनिमाइज टैक्स एक्सपेंसेस, ठीक है, टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा ना। अगर आप देखो किसी का इक्विटी कैपिटल रेज करते हो, इनमें से जो रीजन बन रहा है, इक्विटी कैपिटल रेज करते हो तो उसको प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट में से हिस्सा तो देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट निकालने से पहले टैक्स भी तो देना पड़ता है। तो कंपनी अगर डेट कैपिटल रेंज करती है तो टैक्स ही कम हो जाएगा ना, एक तो डबल ट्रिपल फायदा, एक तो टैक्स ही कम हो जाएगा, क्यों, इंटरेस्ट जितना भी होगा वो टैक्स से पहले लेस होगा, फिर प्रॉफिट आएंगे, फिर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनेगा, फिर जो बच जाएगा वो शेयर देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इन ऑप्शंस को देखें, इसमें से क्या है, टैक्स एक्सपेंसेस को कम करने के लिए जो है डेट कैपिटल रेज करेगी, इन रीजन से। वरना और रीजन क्या हो सकते हैं, कॉस्टली लेस, तो लेस कॉस्टली होता है, ओनरशिप जो है वो डिल्यूट नहीं होती है, ठीक है, और कंट्रोल जो है वो भी डिल्यूट नहीं होता। डेट कैपिटल अगर आप अरेंज करते हो तो कोई उस बंदे को, आपको ये नहीं मतलब कि आप क्या डिसीजन लेते हो, कैसे करते हो, उसको तो अपने पैसे से मतलब है, वो उसे मिल जाएंगे, वो फालतू की चिक चिक नहीं करेगा आपको। तो तीनों फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से ये है कि टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि देखो सबसे पहले प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट पे टैक्स बनता है, फिर टैक्स जो है टैक्स से शेयर बनता है। तो अगर मैं बात करूं, मैं डेट कैपिटल रेज करूं तो इंटरेस्ट जो है मैं पे करूंगा डेट के ऊपर, वो इंटरेस्ट जब मैं पे करूंगा तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी कम हो जाएगा। तो यहां के हिसाब से जो ऑप्शन बनता है वो आपका ये वाला बनता है। ये क्लियर है? तो मिनिमाइज टैक्स एक्सपेंसेस। अब आज का ये आखिरी क्वेश्चन, द शेयर और डिवेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी, द शेयर और डिवेंचर्स और अदर इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट किसी मेंबर का in a company shall be non-transferable, immovable property, transferable movable property, transferable immovable property, non-transferable movable property। देखो दो है, मूवेबल इमूवेबल तो प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। तो आपको देखना है कौन सा जो है ऑप्शन इसमें मैच करेगा, ट्रांसफर हो सकती है नहीं हो सकती है, मूवेबल है इनमूवेबल है, वो देखना आपको, ठीक है। तो कंपनी का हिस्सा है, ये डिबेंचर है, शेयर्स हैं, जो भी है, इंटरेस्ट है, शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, ये क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ही तो होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम मूवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन 44 जो है वो कहता है कि ये मूवेबल है,
दे आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेक्शन 44 कहता है। अब मुझे बताओ, जब मैंने मूवेबल बोल दिया तो उससे आधा तो अब दो ही ऑप्शन रह गए, दो तो आपके कट गए, 50-50 हो गया। अब आपको मूवेबल से ही आंसर देना है, तो क्या आंसर बनेगा वो देखो, ठीक है। मूवेबल तो मैंने टिक कर दिया, अब आपको देखना ट्रांसफरेबल है या नहीं। तो नॉर्मली आपने देखा है ना, शेयर कोई भी खरीद बेच लेता है इनिशियली, कंपनी ने चाहे जिस मर्जी को इशू किए हो, बट वो शेयर्स कोई भी जरूरत पड़ने पे बेच सकता है किसी और को। सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में यही तो होता है, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड इवन डिवेंचर्स आल्सो, या इवन इंटरेस्ट आल्सो। मेरा जो इंटरेस्ट है किसी कंपनी में, मेरा जो इंटरेस्ट मींस शेयर ही होता है बेसिकली, या कोई और भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, तो वो भी क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। तो सेक्शन 44 जो है वो ये डिफाइन करता है कि आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मतलब ट्रांसफरेबल है और मूवेबल प्रॉपर्टी है। चाहे आपका शेयर हो, डिवेंचर हो, या किसी और तरह का इंटरेस्ट हो किसी भी कंपनी में, तो इट इज अकॉर्डेंस टू प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज आर्टिकल। मतलब वो क्या है, इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर शुड बी अकॉर्डिंग, यहाँ पे मतलब ये क्या है, सब ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर भी कर सकते हैं, डिवेंचर भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, बट इन अकॉर्डिंग्स टू द कंपनी के आर्टिकल, जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब कर सकते हैं। एंड इट इज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन। तो वो ट्रांसफरेबल भी है और मूवेबल तो वो होते ही हैं शेयर्स वगैरह, ठीक है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था लॉ का, नेक्स्ट में भी हम इसी से रिलेटेड कुछ करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपनी रिवीजन जो है वो ट्रैक पे रखो।